गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं वापस से प्रकाश संश्लेषण के लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण किया था, जहाँ पर हमने वाटर का फोटोलाइसिस और फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ पर आप एक रिएक्शन करना जो हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, वहाँ पर जो फोटो सिस्टम का जो मेन फोटोसिंथेटिक मीडियम था वह कितनी नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। इसके लिए क्या कहा था, P700 कहा जाता है। तो हमने मिस्टेकली वहाँ पर क्या कर लिया था, 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य कर लिया था, तो उसको आप P700 कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होती है यह कहाँ पर संपन्न होती है, तो कहाँ पर होती है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में क्या होती है, डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। इस दौरान क्या किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में CO2 का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, जिसके कारण CO2 से किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का निर्माण होता है। और अपचयन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के अपचायक पदार्थों के द्वारा, जैसे NADP H2 के द्वारा। तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग पावर है या अपचायक ऊर्जा है, जिसका उपयोग हम प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में CO2 को अपचयित करने के लिए करते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन में होता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था डार्क रिएक्शन का। अब हम इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन होती है इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट था उन्होंने डार्क रिएक्शन की सर्वप्रथम खोज की थी। इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है, इस दौरान कुछ ना कुछ लाइट रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, या कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का निर्माण होता है, जो एक लाइट की एब्सेंस है। इसी कारण इस रिएक्शन को क्या कहा गया, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा गया। इसके बाद जो केल्विन नामक साइंटिस्ट था, इसने डार्क रिएक्शन की चक्रीय प्रकरण की खोज की। डार्क रिएक्शन के चक्रीय प्रकरण की खोज की इसने केल्विन नामक साइंटिस्ट ने। जैसे कि इसने बताया कि जो डार्क रिएक्शन होती है उस दौरान जो कार्बनिक पदार्थों का या ग्लूकोज का निर्माण होता है वह एक साइक्लिक मैनर में होता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनेंगे जो कि चक्रीय रूप से बनते जाते हैं। कुछ मात्रा में इधर जो ग्लूकोज का या हेक्सोज का निर्माण होगा और वापस से उन पदार्थों का पुनर्उत्पादन होता है, जो कि डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में भाग लेते हैं। इसी कारण जो डार्क रिएक्शन होती है इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसने इसके ऊपर प्रयोग किया था, एक तो क्लोरेला नामक शैवाल पर और एक सेनेडेस्मास शैवाल के ऊपर रेडियो एक्टिव कार्बन या रेडियो एक्टिव CO2 का उपयोग करते हुए तथा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करते हुए क्या की थी,
डार्क रिएक्शन के चक्रीय प्रक्रम की खोज की थी। और इसने यह भी बताया था कि जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वह 3 कार्बन का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोग्लिसरीन एसिड। इसी कारण जो केल्विन साइकिल होती है इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। उसके बाद एच नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का ना होकर कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या हम बोल सकते हैं मैलिक एसिड। इसी कारण जो डार्क रिएक्शन होती है उसे C4 साइकिल भी कहा जाता है या H साइकिल को C4 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा CO2 को फिक्स करने के बाद वह कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। इसी कारण H साइकिल को C4 साइकिल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद एक अन्य साइंटिस्ट आया जिन्होंने कार्बन फिक्सेशन या CO2 फिक्सेशन का एक अन्य तरीका की खोज की, जिसे CAM साइकिल भी कहा जाता है, ग्लाइसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। और अब तक CO2 फिक्सेशन के 3 चक्र स्थापित हो चुके हैं, और वह 3 चक्र कौन कौन से हैं, एक तो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, सेकंड है H एंड सेलेक्ट साइकिल, H एंड सेलेक्ट साइकिल या इसे C4 साइकिल भी कहा जाता है। और थर्ड है CAM क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो अब तक जो विभिन्न डिस्कवरी हुई या विभिन्न खोज के दौरान ये पता लग चुका है कि कार्बन या CO2 को फिक्स करने के लिए 3 चक्रों की खोज हो चुकी है। इनमें से जो फर्स्ट चक्र है उसे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहा जाता है, सेकंड HM सेलेक्ट साइकिल या C4 साइकिल कहा जाता है, और थर्ड है CAM साइकिल या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहा जाता है। तो हम फर्स्ट साइकिल पढ़ेंगे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। तो जो इसकी डिस्कवरी की गई थी केल्विन साइकिल की, किसके द्वारा की गई, केल्विन नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। कैसे की गई, फ्लोरेला व सेनेरेस्मस नामक सेवालों पर एक्सपेरिमेंट करके, और इसमें कौन सी टेक्निक का उपयोग किया गया, एक तो रेडियो एक्टिव टेक्निक का और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का उपयोग किया गया। इन्होंने रेडियो एक्टिव CO2 को लिया तथा कार्बनिक प्रयोग करने वाले कार्बनिक पदार्थों को देखा कि उनमें कार्बन कैसा था, तब तो इसे रेडियो एक्टिव कार्बन मिला। तो इस टेक्निक द्वारा किसकी खोज हुई, C3 साइकिल की खोज हुई। और उन्होंने C3 साइकिल को यह भी बताया कि यह एक चक्रीय प्रक्रम में होने वाली प्रोसेस है। इस दौरान किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का या हेक्सोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस साइकिल में जो बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वह 3 कार्बन का होता है, जिसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है। इसी कारण इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। अब जो ये C3 साइकिल होती है, इसमें अगर हमें एक ग्लूकोज का अणु बनाना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर इसका निर्माण करना है,
तो हमें कितने एटीपी व NADPH2 चाहिए। तो हमें इसमें चाहिए 18 एटीपी व 12 NADPH2 की जरूरत होती है अगर एक ग्लूकोज अणु बनाना है। और भी किस प्रोसेस के द्वारा या किस साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल या सीक्री साइकिल के द्वारा। तो हमें 18 एटीपी व 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनका उपयोग होगा और 6CO2 को हम मिक्स करके या 6CO2 को अपडेट करके किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज के रूप में। और हमें जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि जब दो जल के अणुओं का विखंडन होता है तो कितने एटीपी व NADPH2 बनते हैं। तो 3 एटीपी व 2 NADPH2 बनते हैं। मतलब जब एक बार साइकिल चलती है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, उस दौरान हमें 3 एटीपी व 2 NADPH2 मिलते हैं। परंतु हमें अगर यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है या 6CO2 को अपचयित कराना है तो कितने एटीपी व NADPH2 चाहिए, 18 एटीपी व 12 NADPH2 चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके कितने चक्र को संपन्न करना होगा। तो मतलब उसके 6 चक्र को हमें यहाँ पर संपन्न करना होगा। तो 6 18 एटीपी और 6 12 NADPH2 प्राप्त हो जाएंगे। मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाना होगा, लगभग 24 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाना होगा। जिस दौरान जो स्वांगीकारी ऊर्जा बनेगी वह स्वांगीकारी ऊर्जा CO2 को ग्लूकोज के रूप में अपचयित कर देगी। इसके बाद जो C3 साइकिल का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये C3 साइकिल होती है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है वह होता है रुबिस्को। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीडेज। कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन। और यह एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में पाया जाता है। और यही एंजाइम क्या करता है, CO2 को इससे जोड़ने का कार्य करता है RUBP से, राइबोलोज B15 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट से जोड़ने का कार्य रुबिस्को एंजाइम के द्वारा किया जाता है। मतलब CO2 को फिर से कंट्रोल करेगा, रुबिस्को एंजाइम करेगा। और इस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक कीटो एसिड होता है और वह काफी अस्थायी प्रकृति का होता है, जो तुरंत ही हाइड्रोलाइज होकर 3 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है। अब जो ये रुबिस्को एंजाइम है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में यह पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की जो 16% जो प्रोटीन है वह इसी एंजाइम के द्वारा, या 16% जो प्रोटीन है वह इसी एंजाइम के द्वारा बनाई जाती है। और जो ये एंजाइम होता है इसका निर्माण 8 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब 8 सब यूनिट पाई जाती है इस एंजाइम में, जिसमें 4 सब यूनिट तो कैसी होती है, स्मॉल होती है, और 4 सब यूनिट लार्ज होती है। और इस एंजाइम के निर्माण में क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का भी योगदान होता है, और जो केंद्रकीय डीएनए है कोशिका का उसका भी थोड़ा बहुत मात्रा में इसका कंट्रीब्यूशन होता है।
तो मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए और केंद्रकीय डीएनए दोनों के सहयोग से इस एंजाइम का निर्माण किया जाता है। और इस एंजाइम की खास बात यह है कि ये CO2 के प्रति अधिक बंधुता दर्शाने का कार्य करता है। परंतु अगर एनवायरनमेंट में, अगर यहाँ कोशिका में O2 की सांद्रता CO2 की सांद्रता से अधिक हो जाती है तो उस दौरान ये कार्बोक्सिलेज की बाकी कार्य में कर ऑक्सीजनेज की बाकी कार्य करता है, जिसके कारण कोशिका में फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश शोषण स्टार्ट हो जाता है तथा ग्लूकोज का निर्माण कम हो जाता है। ग्लूकोज या तो बहुत ही कम मात्रा में बनेगा या बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कैलरी या C3 साइकिल का। तो जो C3 साइकिल है इसमें अपन को बहुत सारी संक्रियाएं देखने को मिलेगी। 3 कार्बन वाली संरचना का भी इसमें निर्माण होगा, 4 कार्बन वाली शुगर भी बनेगी, 5 कार्बन वाली भी बनेगी, 6 कार्बन वाली भी बनेगी और 7 कार्बन वाली भी बनेगी। 3 कार्बन वाली कौन सी होती है? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या इसकी जो आइसोमेरिक फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाली शुगर से यह भी हमें देखने को मिलेगी। इसमें 4 कार्बन वाली इरिथ्रोज फॉस्फेट, 5 कार्बन वाली राइबोज 5 फॉस्फेट या राइबोलोज 5 फॉस्फेट या जाइबोलोज 5 फॉस्फेट। इसी प्रकार से कार्बन वाली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 7 कार्बन वाली सीडोन हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट या 1,7 बाइफॉस्फेट। ऐसी विभिन्न मोनोसैकेराइड संरचनाएं इस C3 साइकिल में हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी संरचना है वो कौन सी है? सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट या 1,7 बाइफॉस्फेट सबसे बड़ी मोनोसैकेराइड संरचना है। इसका निर्माण भी किसमें होगा? C3 साइकिल में या कैल्विन साइकिल के अंतर्गत होगा। अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं? तो इसमें हमको 4 स्टेप्स देखनी पड़ेगी। और वो 4 स्टेप्स कौन सी होती? एक तो क्या करेंगे हम? CO2 का फिक्सेशन या CO2 का स्थिरीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, या हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 या कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2, कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2 मतलब CO2 का स्थिरीकरण या उसको फिक्सिंग करना। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी वह क्या होगी? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन, तो रिडक्शन ऑफ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप होगी वो क्या होगी? हेक्सोज का या ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज या ग्लूकोज। और जो अगली स्टेप होगी वह क्या होगी? RUDP का या RUDP का पुनर्उत्पादन
या रीजनरेशन ऑफ RuDP या RuDP। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम केल्विन साइकिल के अंतर्गत जो CO2 है उसका फिक्सेशन किया जाएगा या कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा विद द एंजाइम ऑफ लुबिस्को। लुबिस्को एंजाइम के द्वारा इसको हम फिक्स कर लेंगे तथा एक 3 कार्बन वाले जो प्रोडक्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड उसमें इसको चेरिफाई कर लेंगे। फिर इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या कराएंगे हम अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे और अपचयन किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम NADPH2 की उपस्थिति में, जिसके कारण ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक 3 कार्बन की शुगर है। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कुछ अणु तो किसका निर्माण कर देंगे या आइसोमेरिक फॉर्म में चले जाएंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चले जाएंगे और कुछ अणु PgAl में ही रहेंगे। अब इन दोनों के ही मॉलिक्यूल मिलकर एक तो किसका निर्माण करेंगे, हेक्सोज का या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेंगे और इनकी जो कुछ मात्रा होती है हेक्सोज की कुछ मात्रा और फॉस्फोग्लिसरेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की कुछ मात्रा वापस से किसका पुनर्उत्पादन कर देती है RuDP या RuDP का पुनर्उत्पादन कर देती है। तो इन चारों ही स्टेप को हम काफी डिटेल से स्टडी करेंगे, परंतु इससे पहले हम जो C3 साइकिल है इसकी एक साइकिल बनाएंगे और उससे हमारा समझना आसान हो जाएगा। तो हम पहले साइकिल बनाते हैं इसकी। हमने देखा था जो C3 साइकिल होती है उसमें 4 स्टेप्स संपन्न होती है। तो फर्स्ट स्टेप थी वो क्या थी, CO2 का फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2। सेकंड स्टेप थी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन। थर्ड स्टेप थी हेक्सोज का फॉर्मेशन और फोर्थ थी RuDP का पुनर्उत्पादन। तो चारों ही स्टेप्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखना यहाँ पर सर्वप्रथम जैसे ही CO2 क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगी तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, एक तो होता है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन की जो शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है। वह 5 कार्बन वाली शुगर इस CO2 को लुबिस्को एंजाइम के द्वारा ग्रहण करके एक 6 कार्बन के अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है जो कि एक कीटो एसिड होता है या उसके नाम बताऊं तो मैं वो है कार्बोक्सी कीटोरिबोटोल बाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो शीघ्र ही जल अपघटित होकर 3 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम 6 CO2 मॉलिक्यूल्स लें और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल लें, 6 मॉलिक्यूल्स, और ये कितने कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की, और CO2 कितने की है, 1 कार्बन की। तो टोटल मिलाकर 6 कार्बन हो गए और दोनों के ही कितने कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। और जो यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना है ये 3 कार्बन का एसिड है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या शॉर्ट में बोलो तो इसे RuDP या RuB लुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण कर 3 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इनके 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर एक लेंगे तो केवल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन या CO2 का फिक्सेशन कहलाता है। और ये रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है, लुबिस्को एंजाइम कैटेलाइज करता है। राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेट
अब जो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, अपचयन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं अपन, NADPH2 या रिड्यूसिंग पावर की उपस्थिति में करते हैं। और यहाँ पर जो अपचयन होगा वो 2 स्टेप के अंतर्गत होगा। पहले स्टेप के अंतर्गत तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, इसका क्या करेंगे हम, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। और फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, एटीपी चाहिए। एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोराइलेशन के लिए एक एटीपी चाहिए। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अणु उपस्थित हैं। तो कितने एटीपी चाहिए, 12 एटीपी चाहिए। और उन एटीपी के द्वारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा, काइनेज एंजाइम काम आएगा, या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एटीपी से जो फॉस्फेट मुक्त हुआ है वह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अणु से जाकर चिपक जाता है। अब ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका अपचयन होता है और अपचयन भी कैसा, डिहाइड्रोजिनेज प्रकार का। मतलब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके ऊपर क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ प्लस साइन जोड़ देंगे, प्लस क्या जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिसके कारण जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वह 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या 3-PGAL में चेंज हो जाता है। मतलब अगर एसिड का चयन करेंगे, एसिड का मतलब कौन सा ग्रुप होगा, COOH ग्रुप। अगर इसका हम अपचयन करेंगे तो ऑक्सीजन को हटाएंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर पहले तो क्या होगा, CH2OH बनेगा और धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड COOH किसमें कन्वर्ट हो गया, CHO या एल्डिहाइड में। ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो चुका है। तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो ये भी 3 का है, ये भी कितना था, 12 था, और ये भी 3 का है। तो यहाँ तक 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इन 12 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल तो आइसोप्रेस एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है इसका आइसोमर कौन होता है, वो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 12 में से 5 तो आइसोप्रेस एंजाइम की उपस्थिति में DHAP में या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वह इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ क्रिया करके अन्य ही प्रकार की शुगर को यहाँ पर जनरेट करते हैं। जैसे जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से 2 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया और 5 को DHAP में कन्वर्ट कर दिया। ये 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 2 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पहले इधर देखते हैं। 12 मॉलिक्यूल्स में से 3 तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल और 3 ही फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में संयुक्त होकर फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। इस तीनों के मिलाकर कितने कार्बन हो गए, टोटल 9 कार्बन हो गए। इसके भी कितने हो गए, 9 कार्बन हो गए, और दोनों ही जुड़ेंगे तो 18 कार्बन बनने चाहिए। तो फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। परंतु इसके जो यहाँ पर अणु बन रहे हैं वह कितने बन रहे हैं, 3 अणु बनते हैं फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट की।
तो 3 अणु के मिलाकर कितने कार्बन हो गए? टोटल 18 कार्बन हो गए। अब जो ये 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, इसका फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं? एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर से हटा देते हैं। इसके कारण फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के लिए कितने अणु होंगे? 3 अणु होंगे। अब 3 अणु में से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का एक अणु तो किसमें चेंज हो जाता है? हेक्सोज में या ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर बाद में वो हेक्सोज सुक्रोज में चेंज होगा और सुक्रोज से फिर स्टार्च बनेगा। और बाकी के जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं वह 2 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? एक तो इरिथ्रोज और फॉस्फेट का निर्माण करते हैं जो कि 4 कार्बन की शुगर है। और साथ ही किसका निर्माण करेंगे? एक 5 कार्बन की शुगर जाइक्लोज 5-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और इनके कितने कितने अणु बनेंगे? यहाँ पर 2 अणु तो इरिथ्रोज और फॉस्फेट के बनेंगे और 2 अणु ही जाइक्लोज 5-फॉस्फेट के बनेंगे। यहाँ से कितने कार्बन लिए हमने? 6 कार्बन तो हमने किसके लिए? फॉस्फोग्लिसरेट लिया है। ये 2 अणु लिए और एक अणु में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 6 कार्बन तो इसके होंगे। और साथ ही जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन थे तो 2 में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और 12 से कितने हो जाएंगे? 18 कार्बन हो जाएंगे। 18 में से तो 4 कार्बन वाले 2 अणु तो इरिथ्रोज और फॉस्फेट के बनेंगे, मतलब 8 कार्बन तो यहाँ पर बन गए। और जाइक्लोज 5-फॉस्फेट के 2 अणु बनेंगे क्योंकि एक 5 कार्बन का है तो 10 कार्बन यहाँ पर हो गए। तो टोटल कितने होंगे? 18 कार्बन हो गए। और जो ये प्रोसेस होती है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ PGAA जुड़कर इरिथ्रोज और फॉस्फेट और जाइक्लोज 5-फॉस्फेट का जो निर्माण हो रहा है वह किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। अब जो ये इरिथ्रोज और फॉस्फेट है ये बाकी के जो 2 डाइहाइड्रोक्सी एसिटल फॉस्फेट के जो अणु बचे हुए हैं उनके साथ संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? सीडोहेक्सुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और जो ये अभिक्रिया होती है वह ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में की जाती है। और सीडोहेक्सुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पर मोनोसेकेराइड शर्करा है। अब जो ये सीडोहेक्सुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट है ये डी-फॉस्फोराइलेट एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह हटाकर सीडोहेक्सुलोज 7-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब सीडोहेक्सुलोज 7-फॉस्फेट का निर्माण हो गया। अब जो ये सीडोहेक्सुलोज 7-फॉस्फेट है ये 2 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एक तो 5 कार्बन की डाइगोज 5-फॉस्फेट शर्करा का निर्माण करेगा और एक 5 कार्बन की डाइगोज 5-फॉस्फेट शर्करा का निर्माण करेगा। इसके 2 अणु तो उधर वाली प्रोसेस से बन चुके हैं और 2 अणु ही सीडोहेक्सुलोज और PGAA के द्वारा बनाए गए हैं। तो टोटल कितने अणु हो जाएंगे? 4 अणु हो जाएंगे। और 2 अणु किसके बनेंगे? इसके बनेंगे। मतलब 5-5 10 कार्बन के इसके और 10 कार्बन इसके। तो 10 कार्बन 5 से आए इनके 7 कार्बन मतलब 2 अणु थे इसके और ये 7 कार्बन के बीच 14 कार्बन के और 6 कार्बन इनके। तो 2 मॉलिक्यूल्स इनके बन चुके हैं। अब जो डाइगोज 5-फॉस्फेट है ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोज 5-फॉस्फेट में या RUNP में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार जाइक्लोज 5-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एपिब्रेक एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोज 5-फॉस्फेट या RUNP में कन्वर्ट हो जाता है। अब
अब जो यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है, इससे केवल एक ही फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, परंतु हमें तो किसका पुनरुत्पादन करना है, RUDP का या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का। तो एक फॉस्फेट समूह जोड़ना होगा। तो एक फॉस्फेट समूह जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए, और ये ATP काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह को राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से तोड़कर से राइबोलोज डाइफॉस्फेट में या RUDP में या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में रूपांतरित कर देता है। फिर ये RUDP वापस से क्या करेगा, CO2 को फिक्स करने का कार्य कर जाएगा। तो चारों एक स्टेप देख रहे हैं। पहले स्टेप के अंतर्गत हमने क्या किया, CO2 का फिक्सेशन किया। CO2 का फिक्सेशन करके 3 कार्बन वाली क्या बना ली, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना ली। फिर इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अपचयन के द्वारा क्या बनाया हमने, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण कर दिया। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का इस दौरान इससे बहुत सारे सुगर्स बनी, 3 कार्बन वाली भी बनी, 4 कार्बन वाली भी बनी, 5 कार्बन वाली भी बनी, 6 कार्बन वाली भी बनी और 7 कार्बन वाली भी बनी। जैसे 3 कार्बन वाली डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, 6 कार्बन वाली फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट या हेक्सोज या ग्लूकोज, 7 कार्बन वाली सिक्लोहेक्सोलोज, 4 कार्बन वाली ग्लूकोज फॉस्फेट, 5 कार्बन वाली डाइलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट या राइबोज 5 फॉस्फेट। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की विभिन्न कार्बन वाली संरचनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिली। और थर्ड पॉइंट क्या था, हेक्सोज का सिंथेसिस। तो साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर हेक्सोज भी बनाया या ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन किया और वापस ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कुछ मात्रा को उसने तो क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और जो इसकी कुछ मात्रा बची थी उसने इन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के साथ संयोजित होकर अंततः उससे क्या बना दिया, वापस से RUDP का या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का पुनरुत्पादन कर दिया, जो कि वापस से CO2 को फिक्स करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। और ये साइकिल इस प्रकार चलती रहती है। और इसमें कितने ATP व NADPH खर्च होते हैं, एक तो 12 NADPH खर्च होते हैं और साथ ही 12 तो यहाँ पर और 6 यहाँ पर, टोटल 18 ATP खर्च होते हैं। इसको बनाने में ओनली एक ग्लूकोज के अणु को बनाने में या एक CO2 को मतलब 6 CO2 को अपचयन करने के लिए या एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए हमें 18 ATP प्लस 12 NADPH2 चाहिए। जबकि जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन की नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस थी उसमें एक साइकिल में केवल 3 ATP व 2 NADPH2 बनते हैं। तो इस साइकिल को कितनी बार चलना होगा, तो 6 बार चलना होगा, और जब 6 बार चलेगी तब एक ग्लूकोज का अणु बनेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे C4 साइकिल या H एंड सेलेक्ट साइकिल। थैंक यू।